स्किल। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो पार्ट है ग्रीन स्किल्स का, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट द एनवायरनमेंट अराउंड अस। एवरीथिंग दैट सराउंड अस comprises environment, living beings, flora and fauna, non-living things, the vegetations, climate, natural resources. Each of these affect us in one or the other way, and in turn our actions also have a deep impact on all these, largely called as environment. जो हमें हमारे चारों ओर से घिरे रखते हैं, जहाँ जो लिविंग बीइंग्स जो हमें जीने योग्य बनाते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, या वो लिविंग थिंग्स या वो नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। उनमें से जो हमें जीने के योग्य, हमें जिसके बिना हम एनवायरनमेंट में हम नहीं जी सकते, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। भोजन है, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो एनवायरनमेंट से मिलता है, ये भी हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। और वाटर है, ये भी हमें पानी भी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जीने योग्य बनाती हैं और जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। या ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं, ये भी हमारी क्या है, हमें एनवायरनमेंट में मिलती है, जो हमें प्रभावित करती हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर नेचुरल सराउंडिंग in which we live or exist, considered in relation to their physical characteristics or weather conditions. तो जो इंग्लिश डिक्शनरी कॉलिस है, इसके अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर नेचुरल सराउंडिंग इन विच वी लिव और एग्जिस्ट। मतलब वो जो चारों ओर से जो हमें घेरा रहता है, जो नेचुरल जो चीज़ हैं, जो नेचुरल चीज़ें हमें चारों ओर से घिर रहती है, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम रहते हैं, ये हमारे कंसिडर्ड इन रिलेशन टू देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और वेदर कंडीशन। जो हमें क्या करती हैं, जो रिलेशंस हैं हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जो डिपेंड करती है, या जो वेदर के कंडीशंस को बनाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो फिजिकल इफेक्ट भी कर रही हैं हमारे वेदर में भी जो इफेक्ट कर रही हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट में हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। सोसाइटी और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। द सोसाइटी कंस्टिट्यूट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी। जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो ग्रुप में कहाँ रहते हैं, वो कम्युनिटी में रहते हैं, वो विलेजेस में रहते हैं, वो सिटी में रहते हैं, वो टाउन में रहते हैं, वो स्टेट में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं। इट इज़ दीज ग्रुप ऑफ पीपल विच देयर ओन सेट ऑफ आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स दैट इफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो जितने वातावरण में, जितने एनवायरनमेंट में चीज़ों को, हमारे जो लोगों का ग्रुप है, ये उनकी आइडियोलॉजी में, इनके बिलीफ में एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इनकी सोच के अकॉर्डिंग भी एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट में है वही नहीं, लोगों की सोच से भी हमारा एनवायरनमेंट बनता है। जैसे लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है, ठीक है। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट रिवर्स आर सेक्रेड, then all people belonging to that group will, आपको जैसे सपोज आपका, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि गंगा पे विश्वास करते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो गंगा को पवित्र मानता है, पूजा करता है। तो और लोग भी क्या हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं, उसके बिलीफ में रहेंगे, वो भी क्या है, वो भी पूजा करेंगे, ठीक है। कुछ लोग बिलोंगिंग करेंगे, ठीक है, उस बात को प्रैक्टिकली करेंगे भी कि यस ये सही है। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव दैट किलिंग ऑफ एनिमल इज हेनियस क्राइम, द पीपल इज दैट विल रिफ्लेक्ट इट इन देयर बिहेवियर शेपिंग देयर रिलेशनशिप। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जानवरों को मारना भी क्राइम है, वो उसके हिसाब से बिहेव करते हैं,
ठीक है। तो कुछ लोग, बट इफ़ ए ग्रुप ऑफ पीपुल इज़ ग्रेडी एंड इज़ कंसर्न टू accumulate wealth, their actions will echo their mindset and will have adverse effect on the environment। मतलब कुछ लोग क्या है, अगर जैसे कुछ लोग क्या है, कुछ लोग का व्यक्तित्व अच्छा वाला है, वो नदियों की पूजा करते हैं, तो नदियों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहेंगे, नदियों के हिसाब से करेंगे। और जो लोग, कुछ लोग क्या है, जानवरों की को भी सोचते हैं, जानवरों पे भी क्या है, प्राण होते हैं, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, तो उनकी बिलीफ भी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी का मतलब वो जानवरों की खाल भी चाहिए उनको, जानवरों के सींग भी चाहिए, और कुछ लोग को मार के खाना भी है। जैसे कुछ लोग हैं किसी जानवर की पूजा करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उसको मार के खाते हैं। तो ये भी अपने अपने लोगों के सिद्धांत हैं और उनकी कम्युनिटी के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। एज सेड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोज रिएक्शन। कुछ लोग क्या है, इक्वली, कुछ लोग एक्शन में फेवर में रहते हैं और कुछ लोग उसके अपोज में रहते हैं। द सेम इज़ द ट्रू इन केस ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। और यही चीज़ हमारी ट्रू है सोसाइटी और एनवायरनमेंट में भी। टू फुलफिल आवर ग्रीड वी आर एक्सप्लोटिंग द रिसोर्सेज नेचर हैज़ गिवन अस, while nature has its own way to show its fury. Issues like global warming, climate change, other man-made disasters are a few that have a direct implications of man's activities. Natural disasters like earthquake have a direct impact on the economic, hence affecting the society. Hence, it may be concluded that both society and environment are independent and cannot exist in isolations। अब क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, एनवायरनमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जो हमें सामान मिल रहा है, अपने ग्रीड के कारण क्या कर रहे हैं, उसका बहुत बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की पोजीशन आ जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारे ह्यूमन के जो ज़रूरत से ज़्यादा जो कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे अब ओजोन लेयर बन गई है या इस तरह के हो गए, तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, इससे क्या है, नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ने से आप ज़्यादा क्या कर रहे हो, आप सारे आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने पेड़ हैं, जंगल हैं, वो सब आपने क्या कर दिए, आपने काट दिए हैं और उसमें अपनी इंडस्ट्री बना दी है, अपने घर बना दिए हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। इम्बैलेंस कर दिया आपने, कोई चीज़ को इम्बैलेंस कर दिया आपने, अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने कमाई के लिए आपने क्या कर दिया, आपने जो नदियाँ हैं, नदियों में भी आपने क्या कर दिया, नदियों में भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा नदियों का सामान निकालना शुरू कर दिया। तो नदियों के अंदर के मिनरल्स के चक्कर में आपने क्या कर दिया, अपने को, अपने फ़ायदे के लिए आपने हर चीज़ कर दी है। ठीक है, जहाँ पे पानी जहाँ से पानी के सोर्स निकलने की जगह थी, उसको भी आपने घेर लिया है, उसको भी आपने क्या कर दिया, उसमें भी आपने रहने का बना दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे हमारे समाज में जो सोसाइटी है उसमें फ़र्क पड़ेगा। कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, अर्थक्वेक आना शुरू हो जाएगा, है ना, कोई भी ऐसी महामारी आपके आने लग जाएगी। जैसे कि आपने जानवरों के ऊपर करना शुरू कर दिया, जानवरों को खाना शुरू कर दिया, कोई चीज़ को भी आपने नहीं छोड़ा, तो उसमें क्या आया, अभी जैसे चाइना में आया, चाइना में क्या हुआ, कोरोना की महामारी स्टार्ट हो गई, पूरे के पूरे पूरी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, हर जगह फैल गया है। तो ये क्या है, ये इफ़ेक्ट है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जब प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी आपको अपने हिसाब से बदला लेगी आपसे। तो अब क्या है, अब हम इस समय क्या है, लॉकडाउन में चल रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी बंद है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारी नदियाँ हैं वो ऑटोमेटिक साफ़ हो रही हैं, फैक्ट्री का उसमें गंदगी नहीं आ रही है ना, जो धुआं है, धुआं आना बंद हो गया क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। अब क्या है, ऊपर ओजोन लेयर भी फिल होने लग गई है, जो हमारी जो ऑक्सीजन से हमें भरपूर मात्रा में मिलने लग गई है। तो क्या है, इससे प्रकृति ने अपने हिसाब से अपने को, तो इसीलिए कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, प्रकृति के साथ बैलेंस पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखो, इकोसिस्टम एंड फैक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज्ड व्हेन नेचर और ए मैन मेड डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। अब क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में नेचुरल और मैन मेड जो
एक तो नेचुरल चीज़ें, एक मैन मेड चीज़ें हैं। तो मैन मेड ने जो बना रखा है, अपना सामान जो बना रखा है, अगर वो इफ़ेक्ट करता है हमारे नेचुरल चीज़ों पर, तो वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ए डायरेक्ट implications in causing ecological imbalance। तो हमारी जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए ही, डायरेक्ट उनकी वजह से ही इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। देखिए कैसे। फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप याद भी करिएगा। डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहला क्या कारण है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है? डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन the need of building houses has emerged. To overcome this challenge, more and more houses are built in hilly region, due to which trees are cut. Also, in order to maintain the lifestyle, lot of forests have been cut. With increasing deforestation, problems related to climate change has risen. In past few decades, many species of birds and other animals are on verge of extinct due to changing climate condition। अब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब कि हमें अपने रहने के लिए हमने जंगलों को काट दिया। अब हमने क्या है, क्लाइमेट में जंगल रहे नहीं, तो क्या होगा, उससे क्या प्रॉब्लम होगा? जब फॉरेस्ट कट जाएगा तो हमारे डिफॉरेस्टेशन की स्पेस आ गई, तो हमें उससे रिलेटेड क्या होगी, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या है, जंगल में कौन रहते थे? जंगल में जानवर रहते थे, जंगल में चिड़िया रहती थी, जंगल में हमें और भी चीज़ें, हमें क्या, कहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जंगलों से तो मिलती है। जो उनके ऑक्सीजन से है वो हमारे वेदर को भी हमारे क्या कंट्रोल करते हैं, बारिश होती है। तो ऐसे क्या है, तो अगर ये डिफॉरेस्टेशन के भी एक कारण है जो हमारे इम्बैलेंस कर रहा है। ठीक है, नेचुरल। अब इसके नेचुरल इम्बैलेंस में एक कारण हमारा डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन। अब क्या है आपका, डिफॉरेस्टेशन हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ लैंड। द पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल इज रिजल्टिंग इन राइजिंग। अब क्या प्रॉब्लम है, अब हमने अगर कर दिए तो हमारे क्या है, हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है वो क्या हो गई, डिग्रेड हो गई। मिट्टी की क्वालिटी क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है, क्योंकि हमारा जो सॉइल है, सॉइल में भी क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई। तो अगर हमने पुअर क्वालिटी लैंड आ जाएगी डिफॉरेस्टेशन के वजह से। अगर हमने पेड़ नहीं है तो पेड़ क्या करेंगे, पेड़ किसको रोकते हैं, पेड़ मिट्टी को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो क्या है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ज़मीन में क्या है, ज़मीन में बहनी मिट्टी को बहने से रोकता कौन है, जड़ें। जो प्लांट की जड़ें हैं वो मिट्टी को जो रोकती हैं, भूमि के कटाव को रोकती हैं, भूमि को वो इरोजन या नहीं होने देती हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या होती है, प्लांटेशन होते हैं। लेकिन अगर प्लांटेशन ही नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और मिट्टी में गुणवत्ता भी खत्म हो जाएगी, मिट्टी में प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू प्रॉब्लम फॉर, आपको क्या है, जो जानवर हैं आपने अगर उनका खाना नहीं मिला, आपने जंगल काट दिए, जंगल में उनको खाना नहीं मिला, तो क्या है, उनको खाना भी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे जंगल जो जानवर होते हैं क्या होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, उन्हें घास चाहिए होती है। ठीक है, और शाकाहारी जानवर जो रहेंगे जंगल पे रहेंगे, तो जो मांसाहारी जानवर हैं वो उनको खाते हैं, है ना। तो मैनी एनिमल स्पाइसेस फाउंड इन माउंटेन्स आर लूजिंग देयर हैबिटेट बिकॉज ऑफ यूजिंग देयर एक्सिस्टेंस इज बिकमिंग डिफ़िकल्ट। अब क्या होगा, वो जानवर जो जंगल में रहते थे वो कहाँ आना शुरू कर देंगे, वो हमारे यहाँ आने शुरू कर देंगे, शहरों में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि जंगल में उनके खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर जैसे बंदर हैं, बंदरों के लिए अगर हमने प्लांट नहीं है, फल फूल नहीं है, वो कहाँ आएंगे, वो शहरों में आएंगे, क्योंकि खाने के लिए उन्हें भूख से मरेंगे तो क्या वो। ऐसे ही आपको शेर है और भी आपके जो जानवर हैं वो उनको अगर खाने को नहीं मिलेगा तो ह्यूमन बींग्स में ही अटैक करेंगे वो। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन of resources to satisfy our needs. We are not only using the resources available to us, but we are exploiting them as well. We generate tons of waste
due to over uses of resources, making it difficult for our own selves to breathe fresh air. The over exploitation of resources is also one of the factors adding to degradation of land in urban cities. The natural resources that take millions of years to form are being used at a rampant rate by us. That is not only causing pollution but will make the life of the future generation also difficult. ओवर ऑपरेशंस आपने किया, रिसोर्सेज का आपने यूज़ किया और उसके बाद कूड़ा करकट जो भी बचा, जो भी आपकी गंदगी है वो भी आपने किस में डाल दी, आपने नेचर के बीच में डाल दी, आपने उसका कोई यूज़ नहीं किया, कूड़े में खुले में कूड़ा डालना शुरू किया, गंदगी डालना किया, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना, फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी हमें, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर है फोर्थ है आपका इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। द राइजिंग नंबर ऑफ industries is one of the major concern these days. The pollution caused by these industries and factories is not limited to air. The presence of the industries near the rivers to dispose the waste is causing water pollution. अब क्या हो रहा है, जो हमारी फैक्ट्रियाँ बन रही है, फैक्ट्रियाँ क्या कर रही हैं, फैक्ट्रियाँ नदियों के किनारे बनी हुई हैं, वो अपना सारा का सारा जो गंदगी है वो क्या कर रही है, वो नदियों में डाल दे रही हैं, तो क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पानी भी गंदा हो रहा है, तो ये भी हमारा एक कॉज है जो इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इकोसिस्टम के फैक्टर हैं, यहाँ इम्बैलेंस के फैक्टर हैं, ये आपके कौन कौन से फैक्टर हैं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें आपका एक फैक्टर और है, फॉल्टी माइनिंग practices. Large scale mining has caused conversion of agricultural land and forests to become stockyards, railway tracks, roads, आपकी क्या है, बहुत लार्ज स्केल में माइनिंग हैज़ कॉज्ड कन्वर्जन। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो माइनिंग है, माइनिंग जानते हो माइनिंग क्या है, जो आपकी जैसे लोहा है, ये है, हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हम इसका बहुत सारी जगहों में यूज़ कर रहे हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक में यूज़ कर रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर में हमारा है, रोड में इसमें है, ट्रैक में है, रेलवे ट्रैक में है, रोड्स में हमने इसका यूज़ करा है, ठीक है। लार्ज स्केल माइनिंग हैज़ कॉज्ड कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट एंड बिकम स्टॉकी यार्ड्स, ठीक है। नॉट ओनली दिस माइनिंग, डस्ट इज ऑल्सो डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ अराउंड। अब क्या है, माइनिंग हमने खोदा, ज़मीन में करा, ज़मीन में हमने खुदाई करी, ठीक है, लार्ज स्केल में हमने क्या करा, खुदाई करी हमने, तो उससे क्या हुआ, उससे धूल उड़ी, ठीक है, धूल उड़ी तो उससे क्या हुआ, कॉज क्या हुआ, एयर पोल्यूशन आया। तो जितना हम धूल वाला काम करेंगे, रोड हमने बनाई, हमने रेलवे ट्रैक बनाए, खुदाई करी, या कोई भी चीज़ का हमने खुदाई करी, माइनिंग कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, उससे हमारी धूल धक्कड़ वाला काम चल रहा है, तो वो भी हमारी क्या करती है, एयर में उड़ रही है और वो हमारे एयर को इफेक्ट कर रही है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ माइनिंग वेस्ट इज रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस हैव सेवरल इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। अब क्या है, अगर माइनिंग है तो माइनिंग आपकी क्या कर रही है, फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये क्या हो रही है, आपकी और भी ज़्यादा आपको एयर पोल्यूशन को बढ़ा रही है, ठीक है। तो खुदाई वाला काम जो काम है हमारा, जैसे हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें माइनिंग ज़्यादा होती है। तो 6 में देखिए, ई वेस्ट जनरेशन एडवाइस use of technology and gadgets has given rise to lot of e-waste generation that needs to be addressed before it becomes a health problem। अब क्या है, अगर आपको यूज़ प्रॉब्लम आपकी हो गई, यूज़ प्रॉब्लम आपकी होने वाली है, ई वेस्टेज आपको क्या है, आपको अगर आपने जो जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जो यूज़ कर रहे हैं, इसका जो कूड़ा है, इसके थ्रू, ई गैजेट के थ्रू भी जो रेंज आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे लिए प्रॉब्लम
क्रिएट कर रही हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने इसी को यूज़ करना है। तो ये आने वाले टाइम में भी अगर ई वेस्ट आपके पास इकट्ठा होता है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, कि नेचुरल रिसोर्स का हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो मैंने पहले आपको बताया कि इकोसिस्टम एंड फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस के इम्बैलेंस में क्या क्या है, इसको पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड है ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस और फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। और ई वेस्ट जनरेशंस, ये आपके 6 पॉइंट हैं जो हमारे इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशंस। Natural resource can largely be seen as air, water, land, soil and forest, and energy in the prevalent time where pollution levels have risen to the extent of causing health hazards. Conservation of these resources in the primary concern. Conservation is the key to word environmental problem. These means that we need to, आपको क्या है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लार्जली आपके कहाँ देखना चाहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, ठीक है। लैंड में क्या है, सॉइल है और फॉरेस्ट है, और आपकी एनर्जी वाला है। सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमें नेचुरल रिसोर्स जो मिल रहे हैं, हवा मिल रही, पानी मिल रहा है, ज़मीन है, ज़मीन में मिट्टी है, मिट्टी के साथ में क्या है, फॉरेस्ट मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, सोयल जो आपको एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें नेचर से मिल रही हैं। इन द प्रिवेलेंट टाइम वेयर पॉल्यूशन लेवल्स हैव राइजन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड, कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज़ द प्राइमरी कंसर्न। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन प्राइमरी रिसोर्सेज को ख़त्म होने से भी बचाना है, ठीक है। कंजर्वेशन इज़ द की टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसको यूज़ करेंगे, करते रहेंगे। पानी को हम बचाएंगे नहीं, एयर को हम बचाएंगे नहीं, लैंड को हम बचाएंगे नहीं, तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। दिस मीन्स दैट वी नीड टू judiciously use the resources around us and avoid wasting them. हमें इसको फालतू वेस्ट करने से इसको बचाना पड़ेगा। चाहे पानी है, पानी को भी जितना चाहिए उतना करिए, ठीक है। एयर को भी पॉल्यूशन मत करिए, पेड़ लगाइए तभी तो एयर आएगी आपके पास, नहीं तो एयर कंजर्वेशन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ एयर कंजर्वेशन है एज एट मैक्रो लेवल, मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स एंड ग्रीन हाउस gases by the industries will help us conserve fresh air. Every individual can also contribute in preserving the quality of air by adopting eco-friendly ways, using public transport or carpooling, use of electric vehicles, ठीक है, vehicles then run on natural gases rather than petrol or diesel. Pollution check and maintenance of vehicles at regular interval are few ways in which we can ensure that air pollution is reduced. Use green ways to renovate and construct building and houses will also help reduce air pollution. ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम अपने इसको बचाएं, हम कम से कम धुएं का प्रयोग करें, हम क्या करें, इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, आपकी इलेक्ट्रिक चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो क्या करेगा बताओ, उससे धुआं नहीं उठेगा, आपकी एयर क्या होगी, कंजर्व रहेगी, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपनी गाड़ियाँ सारी की सारी, सब लोगों के पास गाड़ियाँ हो गई तो क्या होगा, इससे धुआं उड़ेगा, तो उसको भी क्या करिए। और ऐसी चीज़ें करिए अपने
ट्रांसपोर्ट को भी पेट्रोल डीजल को कम से कम यूज़ करिए और अपने जो पॉल्यूशन चेक है उसको पॉल्यूशन को चेक कराते रहिए, ठीक है। तो ये आपका इससे क्या हुआ, इको फ्रेंडली वेज हमारे एयर कंजर्वेशन को बचाएगा, एयर कंजर्वेशन करेगा, हमारी एयर की प्रॉब्लम को जो होगी उसको दूर करने में फ़ायदा होगा। तो एक इसके बाद है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में क्या करेंगे हम, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बहुत सोच समझ करके वाटर का यूज़ करना है। वाटर क्योंकि सबकी ज़रूरत है। अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें बारिश के थ्रू पानी मिल रहा है उसको भी क्या है, उसको हमें बचाना है और उसको इस तरह से करना है कि हमारा उसके पानी को हम यूज़ में कर सकें, ठीक है। अपनी कम्युनिटीज़ में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे कि पानी हमारा वेस्ट ना हो, उसको हम रीयूज़ कर सकें। इस तरह से हम वाटर को कंज्यूम कर सकेंगे। कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन का मतलब कि आपने क्या करना है, कंजर्विंग लैंड मीन्स प्रमोटिंग आपको एफॉरेस्टेशंस एंड डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशंस फॉर मटेरियल बेनिफिट। अपने मटेरियल को बेनिफिट करने के लिए, मटेरियल लेने के लिए हमें फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, ठीक है। दिस विल हेल्प प्रमोट अदर लाइफ फॉर्म्स टू सर्वाइव एंड हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब क्या होगा, इससे हमें, अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे नहीं, फॉरेस्ट रखेंगे तो इससे क्या है फ़ायदा होगा, इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा, ठीक है। सेकेंड, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सोयल। मोस्ट ऑफ द हेल्थ कंसर्न टुडे आर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ फूड। हमें क्या आजकल क्या है, पुअर क्वालिटी का फूड मिल रहा है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम अधिकतर अपनी जो ज़मीन है उसमें हम क्या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं और ज़मीन की क्या है, इससे क्या है, ज़मीन की जो उर्वरकता है वो ख़त्म हो रही है और फूड की जो क्वालिटी है वो भी हमें घट के मिल रही है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि हम ध्यान रखें कि हमें, अगर हम ध्यान रखेंगे तभी फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा। द नीड ऑफ द आवर इज़ द मैनेज आवर वेस्ट यूजिंग 4 Rs। हम अपने जो उसको जो हमारा वेस्टेज है उसको यूज़ करने के लिए 4 Rs यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़, रेड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड अपसाइकिल। ये हमारे इतने हमें यूज़ करने पड़ेंगे। 4 हैं, 4 में मतलब रीयूज़ 1, रिफ्यूज़ फर्स्ट वाला रिफ्यूज़, दूसरा रिड्यूस, तीसरा रीयूज़ और चौथा है आपका रिसाइकिल। यानी आपका अपसाइकिल इज़ अ कंसेप्ट वेयर इन ओल्ड यूज मटेरियल इज़ मॉडिफाइड एंड न्यू प्रोडक्ट इज़ क्रिएटेड। आप जो पुराना सामान है उसको आप दोबारा से बनाइए। न्यू प्रोडक्ट इज़ क्रिएटेड टू शेयर विद नीड्स इंटरेस्टेड पीपुल। आपका क्या कर सकता है, आप इसको रीयूज़ में करिए। इससे क्या होगा आपका, द वेस्ट एट सोर्स शुड बिकम ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ इन ऑर्डर टू मैनेज वेस्ट जनरेशन। आपको क्या होगा, जैसे आपका ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, आप इनको अलग अलग निकालिए। एट सोर्स विल मेक द वेस्ट मैनेजमेंट ईजियर। इससे क्या होगा, आप अलग अलग रखेंगे तो वेस्ट का मैनेजमेंट ईजी ढंग से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लैंड कंजर्वेशन हो जाएगा कि लैंड में इतनी सारी चीज़ें आप लैंड में नहीं डालोगे, आप उसको भी रीयूज़ करके सही से, कूड़ा आपके पास गार्बेज जितना आपका लैंड में जाएगा उतनी हमारी क्या होगी, लैंड हमारी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़मीन हमारी ख़त्म होने लग जाएगी। क्योंकि ज़मीन में गंदगी आएगी, ज़मीन में कूड़ा आएगा, ज़मीन में वेस्ट आएगा, तो आप उसको भी रीयूज़ करके हम यूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि इसके थ्रू क्या है, हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं। वी यूज़ ए लॉट ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज एंड यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू मीट आवर नीड्स सच एज वाइन, आपकी हवा है, सोलर वेव एनर्जी। यूजिंग दिस मीन्स ऑफ एनर्जी will promote sustainable living and will ensure that other resources are available for future generation use. Using air conditioner with
doors closed, not keeping the door of refrigerator open the too long, keeping the lights and fans switch off while not in use. हम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? अगर आप एसी में बैठे हो तो दरवाज़ा बंद करके करो, एसी का दरवाज़ा, घर के दरवाजे खोल करके एसी को मत खोलिए, ठीक है। दूसरा, आप अगर फ्रिज को यूज़ करें तो बार बार दरवाज़ा मत खोलिए, ठीक है। लाइट आपको ज़रूरत नहीं है तो लाइट को बंद कर दीजिए, ठीक है। जब आपको ज़रूरत हो उसी समय खोलिए, ये नहीं कि आप खोल के चले गए। टीवी है, कंप्यूटर है, ये भी चीज़ें आप खोल करके ऐसे मत चले जाइए। जब आपको जिस समय चाहिए उसी समय आप खोलिए, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ग्रीन इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है ये देखिए। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस ग्रीन इकोनॉमिक एज बायोलॉजिकल इकोनॉमी दैट इज कंसर्न विद रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन ट्रांसपोर्टेशंस, वाटर, वेस्ट एंड लैंड मैनेजमेंट। जो कॉलिंस है इंग्लिश डिक्शनरी है, ये डिफ़ाइन करती है ग्रीन इकोनॉमी क्या है। बायोलॉजिकल इकोनॉमिक है जो कंसर्न करती है किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से, ग्रीन बिल्डिंग से और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन से, साफ़ सुथरा हो आपका। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब उसमें धुआं ना हो, ट्रांसपोर्ट के टाइम में धुआं ना हो। आप ऐसे वाला करिए, इलेक्ट्रिक कर लीजिए, आप यूज़ करिए। वाटर है, वेस्ट है, लैंड है, साफ़ सुथरा पानी हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ग्रीन इकोनॉमी में आती हैं। दिस वुड मीन दैट विदाउट compromising on the ecological aspects, we create options that promote the economic according to UNEP। हमें क्या करना चाहिए? इसको प्रमोट करना चाहिए इकोनॉमी को, किसके अकॉर्डिंग? यूनेप के थ्रू। यूनेप मीन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हमें अपने उसको यूनेप के थ्रू हमें करना चाहिए। ये यूनेप बहुत ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको प्रमोट करता है, ये इकोनॉमी को ग्रीन इसको प्रमोट करने के लिए है। अभी ये क्वेश्चंस भी आया था, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, ए ग्रीन इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज लो कार्बन, रिसोर्सेज एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। अब आपका यूनेप क्या करता है? यूनेप यूनेप जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये आपको ग्रीन इकोनॉमी को डिफ़ाइन करता है कि क्या करता है। जैसे कि इसमें लो कार्बन है, रिसोर्सेज एफिशिएंट है, सोशली इंक्लूसिव है। ये आपका क्या होना चाहिए? ग्रीन इकोनॉमिक में होना चाहिए। कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। रिसोर्सेज क्या होने से? एफिशिएंट होना चाहिए हमारे पास, और सोशली इंक्लूसिव होना चाहिए। इन ए ग्रीन इकोनॉमिक, ग्रोथ इन employment and income are driven by public and private investment into such economic activities, infrastructures and access that allows reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and industry and ecosystem services। आपको क्या करना है? इसको ध्यान रखना है कि किस तरह से मेंटेन रहे। these green investments need to be enables and supported through targeted public expenditure, policy reforms and changing in taxation and regulations. The green economy provides a macroeconomic approach to sustainable economic growth with a center focus on investments, employment and skills। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन इकोनॉमिक जो है यूनेप के हिसाब से, यूनेप क्या कहता है कि हमारे पास लो कार्बन होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। सोशली हम इंक्लूड होना चाहिए। हमें अपने को कोशिश करनी चाहिए कि ग्रीन इकोनॉमिक में हम ध्यान दें, ग्रोथ में ध्यान दें। हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को ध्यान रखें, फालतू में कटिंग ना करें, पॉल्यूशन, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। और हमें ग्रीन इकोनॉमी को प्रोवाइड करना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच, और ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से इसको मेंटेन रखें। तो ग्रीन इकोनॉमी विल हेल्प मेंटेनिंग रिसोर्सेज ऑफ present use as well as the future generation, while also ensuring that more employment and investment options are created to promote economic growth on
ऑफ द कंट्री। ग्रीन इकोनॉमी की क्या होती है, ये मेंटेन रखती है रिसोर्सेज को, ये ज़्यादा का ज़्यादा ये नहीं कहती कि फुल आप हर पेड़ों को काट दीजिए, पूरे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। ये इसको ये कहती है कि इको इम्बैलेंस नहीं आना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। आप पॉल्यूशन को मत कीजिए, पॉल्यूशन को जितना करोगे पूरे के पूरे संसार में सभी पूरे दुनिया आपको पॉल्यूशन करेगी, तो ये किस में है, ये पॉल्यूशन ही हमें वापस आएगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आएगा। एक ग्रीन इकोनॉमिक विल बी फ्यूचर रेडी। हमें फ्यूचर के लिए भी पता चला कि फ्यूचर में पेड़ ही नहीं है, हमने सब पेड़ काट दिए और हमारी ज़मीन जो है, क्योंकि इकोनॉमी क्या है हमारी, हमने ग्रीन इकोनॉमिक नहीं रहेगी तो फ्यूचर हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, हम खाएंगे क्या। तो एक ग्रीन इकोनॉमिक विल ऑब्जर्व लेस हेल्थ कंसर्न एंड प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल विद यूज़ टू बेस्ट टेक्नोलॉजी टू ग्रो। और हमें क्या करना चाहिए, जब हमें अच्छा हेल्थ नहीं मिलेगी, हेल्थी नहीं मिलेगा, हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो हमें तो पार्क बनाने चाहिए जगह जगह पे जा करके, वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि लोग सुबह क्या है पार्क में जाएं, घूमने के लिए ताज़ी हवा मिले। ऐसा हमें इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए जिससे कि हमें क्या हो, हमें फ़ायदा हो, ठीक है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी आगे आने वाले टाइम में हमारे और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके।